गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि मेटलर्जी, ओर्स, मिनरल्स, टाइप्स ऑफ ओर्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसका वीडियो आपको सेंड कर चुके हैं और वो आप देख चुके होंगे। उसी में हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे। जमीन के नीचे से ओर्स को निकालते हैं, उस ओर्स में बहुत सारे अर्थी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, सैंड, सॉइल, ये सभी प्रेजेंट रहेगा। उनके रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। कंसंट्रेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि ओर का नेचर क्या है और उसके साथ एसोसिएटेड इंप्योरिटीज किस नेचर का है। जैसे अगर उसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, इन सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग कंसंट्रेशन के बाद वाले प्रोसेस यानी कि ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये 3 स्टेप है जो कंसंट्रेशन के बाद का प्रोसेस है। कंसंट्रेशन के बाद में मेटलर्जिकल प्रोसेस का दूसरा पार्ट है ऑक्सीडेशन। ट्रिपल कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन ध्यान में रखोगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। क्योंकि हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो मेटल से ही रिलेटेड बात करेंगे। अब इस ऑक्सीडेशन को हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। Calcination process is used for carbonate ore and roasting process is used for sulfide ore. In calcination, carbonate ore is strongly heated in the absence of oxygen, while in roasting, sulfide ore is heated in the presence of oxygen. ऑक्सीजन के साथ में इसको हीट करते हैं। तो इन दोनों में कई बार जो डिफरेंस भी पूछा है 1-2 मार्क्स का ही, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो आप इन दोनों पॉइंट को भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये इसके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड था, यानी कि 2 स्टेप पूरा किए। सबसे पहले जमीन के नीचे से आप ओर्स को बाहर निकाले, उसके साथ में प्रेजेंट अर्थी इंप्योरिटीज यानी गैंग को रिमूव किए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जब ओर आपका कंसंट्रेट हो चुका है, उसके इंप्योरिटीज अलग हो गए हैं, तब उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करना आसान होता है, ये भी कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो गुड, जैसे बॉक्साइड Al2O3, तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब जब वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के द्वारा, तो अब इसके बाद में तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है, यानी कि रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इमेजिन करो, मेटल ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? मेटल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके लिए 3 स्टेप यूज करते हैं, और तीनों में बाय हीटिंग एलोन, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि मेटल का रिएक्टिविटी कैसा है। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है, जैसे कि मरकरी ऑक्साइड, तो इसे सिर्फ आप हीट करो, ये डिकम्पोज कर जाएगा। लेकिन अगर मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल वाले पार्ट पर आता है, तब उस कंडीशन में इसे सिर्फ हीट करने पर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। इनके लिए कुछ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर छूट गया है, 3CO होना चाहिए था, तभी ये 3CO2 होगा। इसको आप चेक कर लोगे थोड़ा सा। तो हेमेटाइट को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तब ये रिड्यूस्ड होता है। तो ये हो गया बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो इन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा भी रिड्यूस नहीं होते। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है, और वो थर्ड पार्ट हो गया बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। जैसे इसमें आपको एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के कंसंट्रेशन यानी एल्यूमिना में कन्वर्ट करने के बाद में यह प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डायग्राम भी थोड़ा देखना आप। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस में मोल्टेन एल्यूमिना को एक टैंक में डालते हैं। उस टैंक में कार्बन लाइनिंग दिया रहता है, कंटेनर के चारों तरफ में लाइनिंग कार्बन यानी ग्रेफाइट का होता है।
ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और एनोड के फॉर्म में कार्बन रॉड डाला होता है, यानी कि दोनों जगह पे कार्बन है और उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्रायोलाइट डाला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड। इसके ऐड करने पर एल्यूमिना का Al2O3 का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो आयोनाइज करेगा एल्यूमिनियम और ऑक्साइड में, वहां पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कैथोड पर और ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा कार्बन एनोड पर और वहां से ये बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि कार्बन एनोड यूज हो रहा है वहां पर, इसलिए उसको एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में चेंज करने का जरूरत पड़ता है, यानी उसे चेंज करना होता है। एल्युमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होता है, उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं और ये नियर अबाउट 99.9% प्योर होता है, तो रिफाइनिंग वाले स्टेप को वहां पर स्किप भी कर सकते हैं एल्युमिनियम के केस में। ये इतना पार्ट था रिडक्शन से रिलेटेड। अब इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद में अब मेटलर्जिकल प्रोसेस में दूसरा पार्ट आता है रिफाइनिंग का। दूसरा नहीं, आप ये कह सकते हो कि फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है मेटलर्जिकल प्रोसेस का, यानी जमीन के नीचे से ओर्स को निकाले। सबसे पहले करना पड़ा कंसंट्रेशन, अगर ओर ऑक्साइड फॉर्म में है तो ठीक, अदरवाइज ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद में मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है तो वो मेटल में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। अब आपके पास मेटल आ गया, लेकिन इस मेटल्स में भी कुछ एक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं और उस इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। ये रिफाइनिंग भी कई स्टेज में कंप्लीट होगा और यहाँ पर भी ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज का नेचर क्या है और हमारे मेटल का नेचर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिफाइनिंग के कुछ एक मेथड दिए डिस्कस किए गए हैं, आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग वैसे मेटल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज गैसियस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, आयरन में कार्बन प्रेजेंट है इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में। वैसे आगे हम लोग जब आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस में कोक डाला जाता है। अब अगर ये कार्बन बचा हुआ रह गया, आयरन के साथ में प्रेजेंट है, तो जब इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके दोनों ऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो वो कंटेनर से बाहर निकल गए, मेटल को छोड़ करके बाहर निकल गए। तो वैसे मेटल को रिफाइन करने के लिए ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो मेन पार्ट आप याद रखोगे कि किस तरह के मेटल को रिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो वैसे मेटल जिसके इम्प्यूरिटीज ऑक्सीडाइड हो सकते हैं, गैसियस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम लोग रिफाइन करते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग से। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग के बाद का प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड से वैसे मेटल को रिफाइन किया जाता है जो मेटल वोलाटाइल नेचर पे हो, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू उनके साथ एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज के कंपैरिजन में कम हो। फर्नेस का टेम्परेचर मेटल के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और इस टेम्परेचर पर मेटल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जबकि इम्प्यूरिटी जिनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज़्यादा है, जो नॉन वोलाटाइल नेचर के हैं, वो कंटेनर में ही बचे रह जाएंगे। अब दूसरे कंटेनर में वेपर को पास कराते हैं, कंडेंस्ड करते हैं और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है। जैसे जिंक, अगर आप लैब में काम करोगे तो वहाँ पर जिंक आपको मिलेगा, तो वो जैसे जिस तरीके से अगर आप कैंडल जलाते हैं तो वैक्स का ड्रॉप जब नीचे गिरता है तो वो फैल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको जिंक ग्रैन्युअल्स भी मिलेंगे वहाँ पर लैब में। तो एक्चुअली उनको रिफाइन किया गया है डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, तो इसलिए वो उस तरीके का दिखता है। इसके बाद का रिफाइनिंग का मेथड है लिक्वेशन। डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं और लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसमें 3 लाइक मेटल को रिफाइन करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इनके साथ एसोसिएटेड इम्प्यूरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। इसे एक स्लोपिंग हर्थ पर रखते हैं, इस तरीके से ऐसे झुका हुआ होता है। यहाँ पर इम्प्योर मेटल को रखेंगे, हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं इस हर्थ का, फर्नेस का। अब इस टेम्परेचर पर ये मेटल मेल्ट करेगा और इस स्लोप के जरिए धीरे धीरे नीचे की तरफ में बढ़ेगा।
जबकि इम्प्योरिटीज इसी जगह पर एक स्मॉल ऑब्स्टिकल्स होगा, इसी जगह पर रुका हुआ रह जाएगा और नीचे में फिर प्योर मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में वैसे मेटल को जिनका इम्प्योरिटीज गैसेस कंपाउंड बनाता है, डिस्टिलेशन में वैसे मेटल को जिनका बॉइलिंग पॉइंट अपने इम्प्योरिटीज से ज़्यादा हो, लिक्वेशन में वैसे मेटल को जिनका मेल्टिंग पॉइंट अपने साथ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज से कम होता हो। इनके बाद में आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करीब करीब सारे मेटल को रिफाइन करने के लिए कर सकते हो और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी पढ़ना है, वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक भी होगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो सब वहां पर डिस्कस करेंगे। इस जगह पर सिंपल तरीका, आप डायग्राम भी देखोगे, आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जिस मेटल को रिफाइन करना है उसका हम लोग एनोड रॉड लेते हैं, ठीक रहेगा, वो एनोड रॉड के फॉर्म में यूज करेंगे। और उसी मेटल का, जैसे अगर कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे जो कैथोड के रूप में काम करेगा। अगर आप एल्यूमिनियम को रिफाइन कर रहे हैं तो इम्प्योर एल्यूमिनियम एनोड के फॉर्म में और प्योर एल्यूमिनियम कैथोड के फॉर्म में होगा, और उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, डीसी सप्लाई किया जाता है, तो एनोड से मेटल जाएगा सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में, कटायन का वो फॉर्मेशन करेगा, और आपको पता है कटायन डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ कैथोड, और वहां से वो आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि एनोड में जो प्रेजेंट इंप्योरिटीज है वो आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि जनरली वो इंप्योरिटीज होते हैं वहां पर जो उस मेटल के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव हैं। तो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो गया, आयन में कन्वर्ट कर गया, और इंप्योरिटीज खास करके जो लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, ये आयोनाइज नहीं कर पाते हैं और एनोड के ठीक नीचे गिरते हैं, उन्हें एनोड मड कहा जाता है। कॉपर के रिफाइनिंग में एनोड मड में इंप्योरिटीज के फॉर्म में गोल्ड और प्लैटिनम होता है, और ये पूरे कॉपर के रिफाइनिंग के प्रोसेस को जितना कॉस्ट लगता है उस कॉस्ट को वो कंपनसेट कर लेता है। इसीलिए कई इंडस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं। रीजन ये है कि उनके पास जो इंप्योरिटीज बचा हुआ रहेगा गोल्ड और प्लैटिनम के फॉर्म में, उसी से उस रिफाइनिंग का वो कॉस्ट जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिलेटेड था। इसके बाद का प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग। इस जोन रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल का रॉड लेते हैं। जैसे अगर मान लिया कि इस तरीके से, इस उंगली को ही देखो, यहाँ पर ये इम्प्योर रॉड है और इसी में एक मूवेबल सर्कुलर हीटर होता है। मूवेबल यानी कि ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव कर सकता है। यहाँ जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इस जगह का मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों मेल्ट करेगा। जैसे जैसे हीटर आगे की तरफ में बढ़ेगा, पॉइंट्स लिखवाए हैं कि उस प्रिंसिपल पर काम करता है जो ये बताता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन मेटल देन इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि इम्प्योरिटीज मोल्टेन फॉर्म में ही रहना चाहेगा, उसी में वो सॉल्युबल है। यानी कि जैसे जैसे इस हीटर को आगे की तरफ में बढ़ाओगे एरिया चेंज होता चला जाएगा, जोन बदलेगा, वहां का मेटल और इम्प्योरिटीज मेल्ट करेगा, और जो इम्प्योरिटीज है मोल्टेन फॉर्म में उसी हीटर के साथ साथ एक टर्मिनल एक एंड से दूसरे एंड की तरफ में जाएगा। यहाँ आने के बाद में स्विच ऑफ कर दिए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, फिर धीरे 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 यहाँ की तरफ में आगे की तरफ में बढ़ाते हैं। ऐसे करके प्रोसेस रिपीट किया जाता है। इस जगह पर इम्प्योरिटीज कलेक्ट होगा, इसको काट करके हटा लेते हैं, और फिर यहाँ से मेटल को, प्योर मेटल को क्रश करके बाहर निकाल लिया जाता है। इनको यहाँ से क्रश्ड आउट कर लिया जाता है। ये जोन रिफाइनिंग का था। इसका डायग्राम भी दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, उस डायग्राम को आप बनाओगे। इसके बाद में वेपर फेज रिफाइनिंग आता है। वेपर फेज रिफाइनिंग में वैसे मेटल को रिफाइन करते हैं जो किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर गैसेस कंपाउंड बनाता है। यहाँ के मेटल वेपर में कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ के मेटल पार्टिकुलर सब्सटेंस के साथ गैसेस कंपाउंड बनाते हैं। इसमें 2 मेथड डिस्कस किया गया है, एक वैन आर्कल मेथड और दूसरा मॉन्स प्रोसेस। पहले हम लोग वैन आर्कल मेथड के बारे में बात करते हैं। वैन आर्कल मेथड टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में इम्प्योर मेटल को आयोडीन के साथ हीट करते हैं।
जैसे ही आयोडीन के साथ में हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, ये टेट्रा आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर टाइटेनियम रहा तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, और अगर जर्कोनियम रहा तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। ये गैसियस कंपाउंड बनेगा। ये गैसियस कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं, और फिर जब उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है प्योर मेटल में और आयोडीन में, जबकि इम्प्योरिटीज पहले ही वाले कंटेनर में अनरिएक्टेड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बचा हुआ रह गया। तो दोनों में से जो पूछा जाए, अगर टाइटेनियम पूछा जा रहा है तो टाइटेनियम का इक्वेशन आप लिखोगे, जर्कोनियम अगर पूछा जाए तो जर्कोनियम का भी आप इक्वेशन लिखोगे। हम दोनों का इक्वेशन यहाँ पर दे दिए हैं। ऐसे दोनों में बस सिर्फ सिंबल का फर्क है, एक में Ti जोड़ देना है, दूसरे में Zr जोड़ देना है। दूसरा है मॉन्स प्रोसेस। ये निकेल के लिए यूज किया जाता है। टाइटेनियम और जर्कोनियम वन आर्कल मेथड से और निकेल मॉन्स प्रोसेस से, और ये दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग का ही पार्ट है। मॉन्स प्रोसेस में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां बना निकेल टेट्रा कार्बोनेट। वेपर फेज रिफाइनिंग के वन आर्कल मेथड में टाइटेनियम या जर्कोनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। इस मेन पार्ट को याद रखोगे आप। ये निकेल टेट्रा कार्बोनेट गैसेस कंपाउंड है, कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं इस गैसेस कंपाउंड को। इम्प्योरिटीज पहले ही वाले कंटेनर में बचा रह गया, और फिर जब इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड में। प्योर मेटल मिल गया हमारा। इसके बाद का रिफाइनिंग का नेक्स्ट पार्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड वैसे मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं जिनका अमाउंट कम हो, जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और उनके साथ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये दोनों अलग अलग हो। एडजॉर्प्शन एक नया टर्म है आपके लिए, वैसे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताते हैं आपको। एडजॉर्प्शन कहा जाता है द फेनोमेनन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी किसी के सरफेस पर एडजॉर्ब यानी कि जुड़ने के प्रोसेस को। जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इस मेथड में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है रिफाइनिंग का, पहले ही बताया सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो जो इम्प्योर मेटल है उसको हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, यानी इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व हो गया, मेटल भी डिसॉल्व हो गया। अब जैसे हम लोग एडजॉर्बेंट के सरफेस पर डालते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जहां एडजॉर्बेंट पहले से होता है, ऊपर से हम लोग जब डालते हैं एडजॉर्बेट को, तो जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है वो अपर पार्ट पर डिपॉजिट होता है, और जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है वो नीचे नीचे जाकर के बॉटम के पास में डिपॉजिट होता है, यानी कि अलग अलग पार्ट पर वो डिपॉजिट हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अब जब एडजॉर्ब हो गए तो उसके बाद का दूसरा पार्ट होता है कि इन्हें अलग अलग सॉल्वेंट से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे जो नीचे का पार्ट है सबसे पहले उसे हम लोग डिसॉल्व करके बाहर कर लेते हैं, फिर अपर वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट जो सेपरेट हो जाता है। ये रिफाइनिंग का था। मेन इस वाले पार्ट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में जनरली पूछता है, और वहां पर आप जो है वो इसके मेन प्रिंसिपल को ध्यान में रखोगे कि किस कंसेप्ट के अनुसार से इसका किस मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये इतना रिफाइनिंग से रिलेटेड था। अब इसके बाद में हम लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ना होगा, जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।